बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको वीक बेस और एसिड की टाइट्रेशन बताने लगा हूँ। इसमें एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, डिटरमिन परसेंटेज प्योरिटी ऑफ Na2CO3 in 6 gram of Na2CO3 solution per dm cube. 0.1 molar HCl solution is provided. इसमें बेटा आपने परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है वीक बेस की, और इसमें वीक बेस दिया हुआ है Na2CO3। ये 6 ग्राम डिज़ोल्व किया हुआ है, और आपने इसमें प्योरिटी बतानी है कि Na2CO3 कितना प्योर मिकदार में इसमें मौजूद है। तो इसके लिए हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस अप्लाई करेंगे, टाइट्रेशन अप्लाई करेंगे। उसके लिए पहला स्टेप क्या है? ऑपरेटर्स, ब्यूरेट, पिपेट, कोनिकल फ्लास्क, फनल, बीकर्स। फिर केमिकल्स इसमें इस्तेमाल होंगे, सोडियम कार्बोनेट, HCl, मिथाइल ऑरेंज। ये याद रखें कि जब आप वीक बेस टाइट्रेशन कर रहे हैं तो इसमें इंडिकेटर जो है वो मिथाइल ऑरेंज इस्तेमाल होता है। प्रिंसिपल इसमें उसी तरह एसिड बेस टाइट्रेशन। अब इसमें मैं आपको साथ साथ थोड़ा सा बताता जाता हूँ कि गौर से देखें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इसमें हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कौन सा दिया हुआ है? 0.1 मोलर HCl। हम इधर लिख देंगे 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन। फिर हम आगे बढ़ते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर इसमें मिथाइल ऑरेंज इस्तेमाल होगा। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है कि अगर आप वीक बेस की टाइट्रेशन कर रहे हैं तो मिथाइल ऑरेंज इस्तेमाल किया जाता है। एंड पॉइंट इसमें ऑरेंज, रेड या फिर लाइट पिंक आता है। ऑरेंज, रेड या फिर लाइट पिंक कलर, ये इसका एंड पॉइंट होता है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है इसमें? देखिए दो इसमें एसिड बेस, वीक बेस है इसमें Na2CO3 और एसिड है इसमें HCl। दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो इससे बनता है सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब हमने इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। उसके लिए गौर कीजिएगा, यहाँ पे सोडियम के 2 एटम हैं और यहाँ पे सोडियम का 1 है, लिहाजा इसको 2 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2NaCl आ जाएगा। अब यहाँ क्लोराइड के 2 हो गए हैं और यहाँ क्लोराइड का 1 है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ हाइड्रोजन के 2 हो गए हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 बराबर। अब ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन के भी 3 हैं, कार्बन 1 है, कार्बन इसी तरह 1 है। तो इस तरह ये जब मैं इक्वेशन जो है ये बैलेंस हो गई है। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं। देखिए जब इक्वेशन बैलेंस हो जाती है तो अब आपने इसमें नंबर ऑफ मोल्स को लिखना है। नंबर ऑफ मोल्स फॉर वीक बेस सोडियम कार्बोनेट के देखिए इसमें नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो यहाँ पे मौजूद होते हैं, और इसमें देखिए नंबर ऑफ मोल्स N1, ये स्मॉल n से आपने लिखना है N1। यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? 1, तो ये आ जाएगा 1 मोल। इसी तरह HCl के देखें कितने मोल हैं? यहाँ पे क्या नजर आ रहा है?
2, तो यहाँ पे आप लिख देंगे N2 इज इक्वल टू 2 मोल्स। अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो मैंने N1 लिख दिया है, यहाँ पे 2 है तो मैंने N2 लिख दिया है। बेटा ये बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे अगर 2 भी होता तो फिर भी हमने N1 यहाँ 2 लिखना था और यहाँ 1 होता तो N2 1 मोल आना था। ये आप जरा ध्यान में रखिएगा। अभी इसके बाद हम प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। प्रोसीजर से हम इसकी टाइट्रेशन करेंगे। प्रोसीजर के लिए आप जो इसका लिंक है उसको आप जल्दन, उम्मीद है आपने इसका लिंक यूज़ करके उसका प्रोसीजर देख चुके होंगे और प्रोसीजर देखने के बाद ऑब्जर्वेशन की बारी आती है। अब इसमें जिस तरह आपको ये टेबल नज़र आ रहा है, आपने इसी तरह बेटा टेबल बनाना है। सीरियल नंबर 1 2 3, इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग, वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड। अब इसमें आपने इनिशियल रीडिंग लिखी है 10, फाइनल रीडिंग आपकी आई है 20। आपने 20 में से 10 को माइनस किया तो आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड। ये आपके पास 10 आ गया जो कि वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड। बेटा आपने इस एक्सपेरिमेंट को 3 दफ़ा रिपीट किया। आपने 3 दफ़ा जब इसको रिपीट किया तो ये आपकी गुड लक है कि आपका तीनों दफ़ा ये आंसर आया है 10.0, 10.0, 10.0। तो कंकॉर्डेंट रीडिंग आपकी आ गई, जिसको हम कंकॉर्डेंट रीडिंग को हम लिखते हैं V2 10 ml। अब ये देखें, तीनों दफ़ा जो आपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया है, तीनों दफ़ा सेम रीडिंग आई है, सिमिलर रीडिंग आई है और एनी 3 सिमिलर रीडिंग को हम बोलते हैं कंकॉर्डेंट रीडिंग। बाद बच्चे यहाँ पे एवरेज रीडिंग लिख देते हैं, बाद बच्चे मेन रीडिंग लिख देते हैं। बेटा ये गलत बात है। अब ये देखें, मैं आपको थोड़ा सा ये समझा दूँ कि जो एवरेज है, एवरेज का मतलब होता है एवरेज रीडिंग क्या होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास आई है 10, दूसरी दफ़ा 20, तीसरी दफ़ा 15। तो आपने क्या किया, इन तीनों को आपने प्लस किया, 10 प्लस 20 प्लस 15 और डिवाइड कर दिया 3 पर, और इसका जो आंसर आएगा वो आपने कह दिया कि ये एवरेज रीडिंग है। या आप मीन रीडिंग की बात करते हैं तो मीन भी इसी तरह आपने 3 रीडिंग ले ली, तीनों को प्लस किया, 3 पे डिवाइड किया, तो इस तरह जो आंसर आता है वो मीन रीडिंग होता है। लेकिन बेटा एवरेज और मीन रीडिंग कंकॉर्डेंट रीडिंग से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। कंकॉर्डेंट रीडिंग का मतलब ये है कि एनी 3 सिमिलर रीडिंग्स, इसका मतलब ये है कि आपने फॉर एग्जांपल एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, आपकी रीडिंग आ गई 10.0, दूसरी दफ़ा आपने परफॉर्म किया 10.2, तीसरी दफ़ा परफॉर्म किया 10.0। अभी यहाँ पे 2 एक जैसी हैं, एक मुख्तलिफ है, इसको हम कंकॉर्डेंट रीडिंग नहीं कहेंगे। हम चौथी दफ़ा एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे 10. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाता है 10.1, अभी भी सेम रीडिंग नहीं है। फिर हम 5वीं दफ़ा एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे 5वीं दफ़ा 10.0 आ गया। तो हमें पता चला कि 10.0, 10.0, 10.0, these 3 readings are called concordant reading। अगर आपकी ये सेम रीडिंग नहीं आती हैं तो आप इसको 4 दफ़ा रिपीट करें, 5 दफ़ा रिपीट करें, आप 6 दफ़ा रिपीट करें, अनटिल कि आपकी एनी 3 सिमिलर रीडिंग नहीं आती। आप उस वक्त तक इसको बेटा रिपीट करते जाइएगा। आप कंकॉर्डेंट रीडिंग जो है, अब आपने V2, जब भी आपने कंकॉर्डेंट रीडिंग लिखनी है तो यहाँ पे
एसिड के लिए ये इस्तेमाल होती है, और यहाँ पे एसिड के लिए हम नंबर ऑफ मोल जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसी की मुनासबत से अगर यहाँ पे N2 है तो यहाँ पे V2 आ जाएगा, यहाँ पे अगर N1 है तो यहाँ पे भी V1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम HCl के लिए नंबर ऑफ मोल्स N2 इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम के लिए हम V2 इस्तेमाल करेंगे जो कि 10.0 है। मुझे उम्मीद है कि कंकॉर्डेंट रीडिंग की बेटा आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। इसके बाद अभी हम आगे बढ़ेंगे कैलकुलेशन की तरफ कि इसकी कैलकुलेशन आगे हमने किस तरह परफॉर्म करनी है। जी बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन के लिए, और याद रखें कि कैलकुलेशन जब भी हम परफॉर्म करते हैं, कैलकुलेशन में पहला स्टेप जो होता है वो आपने मोलैरिटी को फाइंड आउट करना होता है, और मोलैरिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए, बेस एसिड M1 V1 over N1 M2 V2 over N2। इसमें M1 मोलैरिटी फॉर बेस, V1 वॉल्यूम ऑफ बेस, N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस, M2 मोलैरिटी ऑफ एसिड, V2 वॉल्यूम ऑफ एसिड, N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड। अब इसमें आपने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है बेस की M1, क्योंकि एसिड की मोलैरिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो दी हुई है 0.1 मोलर सॉल्यूशन, वो आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ है, वो आप ऐसे ही लिख देंगे। सबसे पहले आप ये फार्मूला सेट करेंगे, M1 आपने लिख दिया, और ये जब दूसरी साइड पे आते हैं तो ये रेसिप्रोकल इसका हो जाता है N1 ओवर V1, तो इस तरह आपके पास आ जाएगा। M2 आपके पास है 0.1, वॉल्यूम V2 आपने ऑब्जर्वेशन से लिया, ये आपके पास है 10, M2 आपने इक्वेशन से लिया, वो आपके पास है 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस ये आप इक्वेशन से लेंगे 1, V1 ये आपने पिपेट से जो वॉल्यूम इस्तेमाल किया वो है 10। अब आप इसको जब सॉल्व करते हैं तो 10 से कैंसिल, और 0.1 को 2 पे डिवाइड करें तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 0.05 मोलर, यानी 0.05 मोलर इसकी मोलैरिटी आ गई है। अब हम इसकी स्ट्रेंथ पर लीटर निकालेंगे, और उसके लिए फार्मूला होता है स्ट्रेंथ पर लीटर ऑफ Na2CO3, ये आपके पास आ जाएगा मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। मोलैरिटी बेटा आपने अभी निकाली है, ये 0.05 मोलर, ये बेस की मोलैरिटी है, Na2CO3 की मोलैरिटी है, ये आपके पास आ जाएगी 0.05, और मॉलिक्यूलर वेट आपके पास कितना है, ये देखें, सोडियम के 2 एटम हैं प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन के 3 एटम हैं, तो ये कितने बन गए 23 प्लस ये 23 2 से मल्टीप्लाई होगा, और कार्बन के 12 और ऑक्सीजन के 3 एटम हैं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 16, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 46 प्लस 12 प्लस 48, तो इनको प्लस करें कितना आ जाता है, ये तकरीबन 8 2 10 और 6 16 1 कैरी 5 6 और 4 10, यानी 106 is the molecular weight of
Na2CO3। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे आ जाएगा आपका 106। जब आप 106 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.05 से तो आपके पास आ जाएगा, ये देखें पॉइंट को खत्म करें तो 5/100 आ जाएगा। 106 उसी तरह आ जाएगा। आप 5 को डिवाइड करें तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप 106 को ये किस टेबल पे करेंगे, ये आप 2 के टेबल पे जाएगा। 2 10s are 20 एंड 2 53। आप यहाँ पे 10 को आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं 53 डिवाइडेड बाय 10 तो ये आपके पास बेटा आ जाएगा 5.3 ग्राम पर लीटर। यानी आपके पास कितनी स्ट्रेंथ आ गई है, 5.3 ग्राम पर लीटर। इट मीन्स कि 1 लीटर जो सोल्यूशन हमने बनाया हुआ है वो इम्प्योर सोल्यूशन है और उसमें Na2CO3 की मिकदार जो है वो 5.3 ग्राम है और बाकी जो है वो इम्प्योरिटी है। देखिए स्ट्रेंथ पर लीटर ऑफ सोडियम कार्बोनेट जैसा कि 5.3 ग्राम पर लीटर ये हमने निकाल दी है। अभी हम आगे बढ़ते हैं इसकी परसेंटेज के लिए। तो परसेंटेज जो है उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन में स्टेटमेंट में हमें ये कहा गया है कि आप इसकी परसेंटेज प्योरिटी निकालें। बेटा परसेंटेज प्योरिटी के लिए देखें हमें स्टेटमेंट में 6 ग्राम सॉल्यूशन दिया गया है और यहाँ पे हम लिखेंगे 6 ग्राम solution contains pure सोडियम कार्बोनेट। कितना आपने स्ट्रेंथ पर लीटर निकाली है, 5.3 ग्राम। 5.3 ग्राम। तो जब परसेंटेज में हम जाते हैं तो यूनिटरी मेथड हम इस्तेमाल करते हैं। 1 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स प्योर सोडियम कार्बोनेट तो ये आ जाएगा 5.3 डिवाइडेड बाय 6 और 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स प्योर सोडियम कार्बोनेट ये आ जाएगा 5.3 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको अभी आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर बेटा इसमें देखें आप ये पॉइंट खत्म करें 53 पॉइंट जब खत्म करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 60 बन जाएगा और 100। अब इसमें ये 0 से कैंसिल। अब इसको 2 के टेबल पे डिवाइड करें, 2 5s are 10 और ये 2 3s are 6। अब 5 को 53 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा, 5 3s are 15 एंड 5 5s are 25 और 26 हो जाएगा, 265 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3। अब आपने करना क्या है कि 265 को डिवाइड करें, ये एक साइड पे कर लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं। 265 डिवाइडेड बाय 3। देखिए जब आप डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 3 8s are 24, 2 आ गया। अब यहाँ पे ऊपर से 5 आ गया, फिर 3 को 3 का टेबल पढ़ें, 3 8s are 24 तो ये
बच गया। फिर इसी तरह ये प्रोसेस आगे जारी रहेगा और आपका अप्रॉक्सीमेटली जो आपकी परसेंटेज आई है वो है 88.3%। 88.3%। अब इसमें ये है कि आपने जो परसेंटेज प्योरिटी इसकी निकालनी थी वो आपकी आई है 88.3%। और यहाँ पे हम लिख देंगे परसेंटेज प्योरिटी एंड फिर रिजल्ट लिखेंगे। और रिजल्ट में हमने लिखना है परसेंटेज प्योरिटी of Na2CO3 कितनी है 88.3%। तो इस तरह जनरल मैंने कोशिश की है कि आपको डिटेल से समझाऊं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। ये कैलकुलेशन बेटा बहुत ज़रूरी होती है, बोर्ड एग्ज़ाम में ये करनी होती है, लिखनी होती है, ये आपने दिखानी होती है। परफॉर्मेंस अपनी जगह पे और कैलकुलेशन इसके अलहदा मार्क्स होते हैं, इसलिए परफॉर्मेंस भी बहुत ज़रूरी होती है और कैलकुलेशन भी बहुत ज़रूरी होती है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।